बंगाल में किसकी सरकार मिल रही है, आपको क्या लगता है? अभी तो भाजपा की लहर चल रही है। हम तो चाहेंगे कि मोदी सरकार की आए, क्योंकि मोदी सरकार हम मुस्लिमों के लिए जो किए हैं 3 तलाक के बारे में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा किए हैं। अगर वो आ जाएंगे तो हम तो चाहेंगे थोड़ा हम मुस्लिम के बच्चे लोग पढ़ें, औरतें काम करें, ऐसा कुछ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो आप मोदी सरकार के पक्ष में? मोदी सरकार मेरे लिए खास करके हमको ये अच्छा लगा है कि वो 3 तलाक पहले बोलने पे औरतें अलग हो जाती थी अपने शोहर से और वो डिवोर्स उनका हो जाता था, तो अभी वो नहीं हो के अभी मतलब दूसरा तरीका से जो कर दिए हैं वो ज़्यादा हमको अच्छा लगा। मैम आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी? हमारी लग रही है कि मोदी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्यों आनी चाहिए? ममता बनर्जी ने कहा है उन्होंने बहुत काम किया है, वो बहुत काम कर रही है परिवर्तन ने इसीलिए आना चाहिए। वो बहुत सी योजना निकाले हैं, उस योजना में हम लोग भी बहुत फैसिलिटी पाते हैं और पाए हैं। इसी वजह से कि उनको आने से और भी आगे अच्छा दिन आ सकता है। हमको लगता है कि अभी इस बार परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को मन में एक विश्वास सी हो गई है कि वो भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी हम लोग के लिए कुछ ना कुछ सोच के ही रखे हैं और सोच ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने अभी कहा था कि सभी मुस्लिम एकजुट हो जाइए, बीजेपी के पास मत जाइए, वोट मत कीजिए उन्हें, तो क्या लगता है आप? देखिए जिसके दिल में दीदी है, जिसके दिल में उनके लिए प्यार है वो वहाँ जा रहे हैं, जिसके दिल में मोदी सरकार के लिए वो वहाँ जा रहे हैं। किसी को कोई इंसान रोक नहीं सकता है। हमको जहाँ से भला मिलेगा, हमको जहाँ से मतलब सुविधा मिलेगा, हम वहीं जाएंगे। अब दीदी के बोलने से हम वहाँ तो रुक नहीं ना जा सकते हैं। को रोजगार मिला है दीदी के राज में? नहीं मिला है, नहीं मिला है दीदी के राज में। हम लोग तो युवा है ना, हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। दीदी से बोल रहा है कि कन्याश्री, युवश्री, ये सब क्या है? ये तो कोई विकास नहीं है ना। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल में वो विकास चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। दीदी जो किया वो आम खान जो झर आया था अभी, उसका पैसा ले लिया, ठीक है। अभी जो काटमानी वो भी ले लिया। ऐसे करने से देश नहीं चलेगा ना। আমাদের এই বাংলাতে দেখা গেছে যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যেটা দিদি দিয়েছিলেন, সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যে কোনো হসপিটাল থেকে রিজেক্ট করা হচ্ছিল। এমনকি প্রতি কটা হসপিটালে, যেখানে সরকারি হসপিটাল বলে যেটা গণ্য করা হয়েছিল, সেই সরকারি হসপিটালে সেই কার্ড নিচ্ছিল না। সেই সরকারি হসপিটাল থেকে আমাদের এই বাংলার অনেক মানুষ মারা গেছে এই বাংলা দিদির স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। তাহলে আমাদের কি দরকার? আমাদের এই বাংলা, আমরা দিদির কাছে হিউজ কিছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম একটু কাজ, একটু ভালো বাংলা, সোনার বাংলা করতে। সেই জিনিসটাও সে আমাদের দিতে পারেনি। আর আজকে যে দিদি যে প্রকল্প তৈরি করে আনছে, সেই দিদির প্রকল্পে সবই তো মোদিজির প্রকল্প। বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও, সেখান থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্প। আর কত কপি করবে? এরকম ভাবে বাংলায় থাকতে পারবে না। 10 বছর আমরা দিদিকে চান্স দিয়েছিলাম, 10 বছর আমরা দিদিকে অনেক চান্স দিয়েছিলাম। ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, बांग्ला समझता नहीं, आप बताएंगे हिंदी में बताएंगे? वो बोल रहा है कि मोदी जी ने जो जो प्रकल्प चालू किया है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने चालू किया कि कन्याश्री प्रकल्प, ठीक है, उनका कॉपी कर लिया। और एक बात है कि ये जो कोरोना के टाइम पे जो टीका दे रहा है मोदी जी फ्री में, वो दीदी ने भी बोल रहा है कि हम फ्री में दे रहे हैं, मतलब वो फ्री में दे रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? यही बात हम नहीं मान सकते अभी। अच्छा हाँ, तो फिर क्या चाहते हैं युवा? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी को चाहिए। और दिलीप घोष जो बोला था 19 में हाँ 21 में सब, वही हो। 13 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली थी। इस दौरान दर्शक दीर्घा में लाल झंडे देखे गए। जी हां, वो लाल झंडे जो वामपंथ का प्रतीक माने जाते हैं, जिससे इस बात को बल मिला कि कहीं ना कहीं वामपंथी कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के बीजेपी को पसंद करने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितना फायदा होने जा रहा है और कैसे ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो वामपंथी कार्यकर्ता हैं, ये आकर्षित हुए हैं बीजेपी की तरफ, क्या रीजन रहा है, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। यूं तो भाजपा नेताओं के कार्यक्रम में माहौल पूरी तरीके से भगवा में होता है। उस दिन भी माहौल भगवा में ही था, लेकिन एक चीज ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली। वो था दर्शक दीर्घा में
भगवा झंडों के बीच लहराते लाल झंडे। राजनीति में लाल झंडा वामपंथ का प्रतीक है। ऐसे में बंगाल में राम और वाम का मेल चौंका सा गया और बंगाल की सियासत की बदलती कहानी को भी बता गया। ये जो राम और वाम का संगम है वो ममता बनर्जी के लिए कितना नुकसानदेह है, ये समझने के लिए आपको हमारे साथ 2 साल पीछे यानी 2019 में चलना होगा। 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो बंगाल के भीतर भाजपा ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका कर रख दिया। लेकिन सीटों के अलावा जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत में डाला था वो था वोट प्रतिशत। बीजेपी को मिले वोट साल 2014 के 17% के मुकाबिल एक झटके में बढ़कर 40% से ऊपर पहुंच गए, यानी कि 23% का इजाफा। जब राजनीतिक पंडितों ने इस पर विश्लेषण किया तो सामने आया कि वाम दलों के वोट प्रतिशत में भी इतने की ही गिरावट आई थी, यानी कि वाम वोटर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था और दीदी के किले में भगवा पार्टी ने सेंध लगा दी थी। सियासी विश्लेषकों ने इसे बंगाल की सियासत का वाम से राम तक का सफर बताया था। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच ही दिख रहा है। जमीनी स्तर पर भी बस इन्हीं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ममता अपनी रैलियों में बीजेपी पर हमले करती हैं और बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में ममता को निशाना बनाते हैं। वैसे वाम दलों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी और टीएमसी के बीच की जंग में वाम दलों का कोई नाम लेवा भी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पार्टी ने कैडर के दम पर 35 सालों तक राज किया, जिस पार्टी के समर्थक उसकी विचारधारा के प्रति पूरी कट्टरता से समर्पित होते थे, वो भगवा रंग में रंगने लगे। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि वाम दलों के पास कोई नेतृत्व नहीं है। जिस नक्सलवाड़ी से वामपंथ की मिलती जुलती नक्सल विचारधारा का जन्म हुआ, वहां भी अब घरों और सड़कों पर लाल झंडे कम और भगवा झंडे ज्यादा दिखते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान नक्सलवाड़ी के एक शख्स ने कहा कि वो पहले लेफ्ट को वोट देता था, लेकिन लोकसभा से उसने भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया। इसका कारण पूछने पर उसने कहा कि लेफ्ट में ऐसा कौन है जिसके लिए हम उन्हें वोट दें। उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुटती, उनके पास इतनी ताकत नहीं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अत्याचारों से हमें बचा सके। इसलिए हम मजबूरी में बीजेपी की तरफ चले गए। कम से कम वो तृणमूल को उसकी भाषा में जवाब तो देते हैं। ये शख्स अकेला नहीं है जो भाजपा की तरफ चला गया हो। इसके जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो पहले वामपंथी कार्यकर्ता थे लेकिन अब भाजपा के झंडे के नीचे हैं। उन्हें लगता है कि टीएमसी को सत्ता से बाहर बीजेपी ही कर सकती है। पिछले साल 21 नवंबर को 500 लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने पूर्वी मिदनापुर में हंसियां हथौड़े बाली छोड़कर कमल थाम लिया था। 10 सालों के टीएमसी के राज में दबे छिपे वाम कैडरों को भाजपा के रूप में उम्मीद का दिया दिख रहा है। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच जब भाजपा विरोधी दलों में भगदड़ मची थी तो सिर्फ टीएमसी नेता ही भाजपा में नहीं आए, बल्कि कई लेफ्ट नेता भी कमल थाम कर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। सिलीगुड़ी के सीपीएम नेता शंकर घोष ने इसी 13 मार्च को भाजपा का दामन थाम लिया। कई ऐसे नेता भी थे जो लेफ्ट छोड़कर टीएमसी में गए और अब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए। अब कहा जा सकता है कि लाल कंधे पर सवार होकर भगवा बंगाल में छाने को तैयार है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।